दोस्तों वैसे तो दुबई में आए थे, नई नई कंपनी स्टार्ट होती रहती हैं, नए नए बिजनेस वहाँ पर शुरू होते रहते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं, कुछ वहाँ पर फ्लॉप हो जाते हैं। फ्लॉप हो जाने की बहुत सारी वजह होती हैं दोस्तों, उनका स्टार्टिंग ठीक से ना होना या उनकी कंपनी का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ना होना। कुछ मिस्टेक्स वो भी हैं जो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर वो इस तरीके की मिस्टेक करते हैं तो डेफिनेटली उनका बिजनेस जो है फ्लॉप हो जाता है वहाँ पर, और उनका बहुत अच्छा खासा नुकसान भी होता है। दोस्तों अगर आप दुबई में रहकर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आपके दिमाग में चल रहा है कि दुबई में कैसे अपना बिजनेस को स्टार्ट किया जाए, तो दोस्तों मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपको। इन सब को देखना, इन सब को सीखना और इस पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने एक बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। दोस्तों वो कौन से टिप्स हैं जिनके ऊपर आपको अमल करना है, ये सब की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं GCC हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों दुबई में एक सक्सेसफुल बिजनेस करने के लिए वहाँ पर हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है, कुछ डिफरेंट वे, यूनिक स्ट्रेटजी, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन पावर या फिर पर्सन की। उस केस में दोस्तों हमें करना होता है एक बेहतरीन प्लान। सबसे पहले टिप्स होता है दोस्तों, हमें हमारे बिजनेस के लिए एक बेहतरीन प्लान करना है, और उस प्लान में दोस्तों सबसे ज़्यादा फोकस हमें करना है मनी के ऊपर। यानी अगर हमारे बिजनेस की कॉस्ट फॉर एग्जांपल 3 लाख दिरहम हो सकती है, अगर हमारे बिजनेस की कॉस्ट 3000 दिरहम की आ रही है, तो बैकअप मनी भी दोस्तों हमें 3 लाख दिरहम की रखनी चाहिए। यानी हमें 50% बैकअप मनी रखना चाहिए अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आगे के कुछ महीने सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि दोस्तों कोई भी नया स्टार्टअप है वो एकदम से नहीं चलता, आपको ज़रूरत होती है वहाँ पर बैकअप की। अगर आपके पास एक बेहतरीन बैकअप, अच्छा बैकअप नहीं है, आप जाते हैं लोन की तरफ और फिर भी अगर वहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिलती, आपका बिजनेस स्टार्टअप नहीं हो पाता ठीक तरीके से, उस केस में दोस्तों फिर आपको डूबने से कोई नहीं बचा पाता और आपके फ्लॉप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बेहतरीन प्लान होना सबसे पहला पॉइंट हो सकता है। आपको एक बेहतरीन प्लान करना, मेक श्योर कि आपके पास मनी अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से है या फिर नहीं है। दोस्तों दूसरे टिप्स की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है नो अबाउट द मार्केट। यानी कि आपकी जो मार्केट की कंडीशन है, आपकी जो भी कैटेगरी चूज की है बिजनेस करने के लिए, उस कैटेगरी की सारी लाइनों को आपको खंगालना है कि सबसे पहले मुझे देखना है कि मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट किस तरीके से जा रही है। अगर वहाँ पर आपकी मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम है, वहाँ पर आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि अगर मार्केट ठीक नहीं है तो जाहिर सी बात हर बिजनेस पे उस चीज़ का असर पड़ता है, और हमें मार्केट देखना बिजनेस करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मार्केट की कंडीशन ख़राब है, आपको वहाँ पर स्टॉप कर देना, कुछ दिन डिले कर देना, कैसे भी करके कुछ दिन निकालना, जब तक मार्केट की स्पीड ऊपर की तरफ ना हो, वहाँ पर ग्रोथ ना हो, आपको बिजनेस के अंदर हाथ नहीं डालना है। दोस्तों तीसरे अगर स्टेप की बात करें वो होता है आपका कीप गुड रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट्स। यानी अगर आपके क्लाइंट्स हैं या आपकी कंपनीज़ हैं, आपके शॉप्स हैं, किसी भी रिलेटेड अगर आपका काम है, बिजनेस करने से पहले आपका रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन होना चाहिए उन लोगों के साथ जिनसे आपका बिजनेस चलने वाला है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सक्सेस की है कि आपको क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा फ्रेंडशिप बिहेव होना चाहिए। कुछ केस में ऐसा होता है कि बिजनेस करने से पहले तो वो क्लाइंट जो है आपके यूज़र फ्रेंडली होते हैं, लेकिन जैसे आप बिजनेस को लेकर खड़ा करते हो, वो क्लाइंट जो है इधर उधर दाएँ बाएँ भाग जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आपके पास जब क्लाइंट नहीं, आपके पास काम नहीं, शुरू के कुछ महीने आप सर्वाइव करने के बाद आगे के महीने जो है वो आपके लिए हार्डर होने वाले हैं। और आपका बिजनेस अगर फ्लॉप की तरफ जाता है तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, वो होता है कंपनी में काम का ना मिलना। यानी आपके पास प्रॉपर क्लाइंट ना होना, आपके पास प्रॉपर उस काम की, आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट ना होना। दोस्तों इस केस में आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर आपके क्लाइंट की तरफ से आपके पास कुछ कॉल आ रही हैं काम के लिए, आपकी सर्विस के लिए, और आप उन कॉलों को अटेंड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपके पास काम है, आप उस काम को जा रहे हैं किसी दूसरी कंपनीज़ के पास लेकर उस काम को डन करा रहे हैं, वो छोटा मोटा मार्जिन आप रख लेते हैं, बाकी उस कंपनी को दे देते हैं। आपको लगता है कि इतने सारे काम मिलने के बाद मैं किसी एक कंपनी को रन कर सकता हूँ इन्हीं के भरोसे, तो स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक सिग्नल है, एक कॉल है अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। धीरे धीरे करके आप क्लाइंट बनाते रहेंगे और वो आगे आपका बिजनेस भी ग्रो करता रहेगा। दोस्तों चौथे टिप्स की बात कर लेते हैं, वो होता है गेट द लेसन्स। अब आपको लेसन्स ले लेना। जब आपको लगता है कि आपके क्लाइंट्स आपको इतना ज़्यादा काम देने लगे हैं कि आपका मंथली खर्चा जो है वो निकल सकता है, आपकी मैन पावर का खर्चा निकल सकता है, कंपनी के एक्सपेंस भी हैंडल हो सकते हैं, उस केस में दोस्तों आपको लाइसेंस ले लेना है। क्योंकि अगर आप लाइसेंस नहीं ले रहे हो, वो सारा काम दूसरी कंपनी से करा रहे हो, तो वो कंपनी सारा प्रॉफिट ले रही है, आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। क्लाइंट्स तो आपके हैं, काम तो आपके पास है, तो आपको लाइसेंस लेने में देरी नहीं करना है। दोस्तों पांचवें टिप्स की बात करें वो होता है सेटअप द बिजनेस लोकेशन। हमें हमारी बिजनेस लोकेशन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमारे क्लाइंट्स जहाँ होना उनके अराउंड ही हमें हमारी सर्विस का भी अरेंजमेंट करना है। अगर आपका वेयर हाउस है, अगर आपका ऑफिस, अगर आपकी कंपनी है, अगर आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपके क्लाइंट के अराउंड ही होना चाहिए। क्योंकि क्लाइंट अपनी सर्विस देखने के लिए, अपने प्रोडक्ट देखने के लिए, हमारा अपना मॉकअप देखने के लिए
वो आपके वेयर हाउस का ज़रूर विजिट करेगा। और अगर इस केस में आपका वेयर हाउस 100 किलोमीटर दूर है तो वो अवॉइड करेगा वो धक्के खाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के या फिर ट्रैफिक के, इतनी दूर नहीं जाएगा। पहली बार तो आपको प्रोडक्ट देगा, दूसरी बार प्रोडक्ट देने को भी अवॉइड करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इतनी दूर 100 किलोमीटर जाकर मुझे हमारा मॉकअप देखना है। और अक्सर जब भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा होता है, किसी भी क्लाइंट का प्रोडक्ट बन रहा होता है, वो ज़रूर एक बार उसकी सर्विस को देखने के लिए, उसका मॉकअप देखने के लिए, उसका वेयर हाउस देखने के लिए, उसका विजिट करने के लिए ज़रूर जाते हैं। क्योंकि उस वहाँ पर उनको अगर कुछ चेंजिंग करानी होती है ना, वो बाई कॉल तो करते ही हैं, लेकिन प्रोडक्ट को देखने के बाद वहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं कि हमें यहाँ पर ये चेंजेस चाहिए। तो कोशिश करिए कि आपका क्लाइंट जहाँ हो उसके अराउंड ही आपकी लोकेशन भी होनी चाहिए। दोस्तों 7वें पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो होता है हायर द नीडेड मैन पावर। यहाँ पर आपको ढेर नहीं लगाना मैन पावर के। यहाँ पर मैन पावर को हायर करने में हमारा रिलेशनशिप नहीं देखना है कि मेरा भाई है, मेरा मामू है, मेरा भतीजा है, मेरा चाचा है, मेरा बेटा है, इन सबको पहले लगा लूँ। आपको इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लेना, बहुत ज़्यादा यानी रिश्तेदारी तो ख़ासतौर से अवॉइड करना है एज ए स्टार्टिंग। अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपको रिश्तेदारी से बचना है, और अगर आप किसी रिश्तेदार को अपने बिज़नेस में लेते भी हैं ना, तो आपको भूल जाना कि वो मेरा रिश्तेदार है। बिज़नेस में कोई भी रिश्तेदारी नहीं चलती। आपको इस चीज़ का ख्याल करना है कि आप मैन पावर अपने एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, और जो भी एम्प्लॉय की आपको ज़रूरत है वो ही नीडेड एम्प्लॉय ही आपको हायर करने हैं। भले ही आपके रिश्तेदार हों, डजेंट मैटर, लेकिन ड्यूटी पर वो आपके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। दोस्तों 7वें टिप्स की हम बात करते हैं, वो होता है परचेज़ द नीडेड मशीनरी। यानी कि जो काम मशीनों से होने वाले हैं ना, आप कोशिश मत करिए कि जुगाड़ लगा कर उनको हाथ से कर लें। भले ही आपके पास मशीनरी की कॉस्ट अफोर्ड करने के लिए स्टार्टिंग में कुछ मनी की कमी हो, तो फिर उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जिनके पास वो मशीनरी है ना, आप अपने काम को, जो भी मशीनरी का काम है वो काम उन लोगों को दे सकते हैं, और वो जब काम हो जाने के बाद आप सारा ही काम खुद कर लें। जिस तरह हम किसी बड़े प्रोडक्ट को देखते हैं कि सारी ही मैन्युफैक्चरिंग किसी बड़े ब्रांड के होने के बाद असेंबली चाइना से कराते हैं, सेम उसी केस में हम ये कर सकते हैं कि सारी ही मैन्युफैक्चरिंग का काम उनको दे दें, लेकिन असेंबली करने के बाद ब्रांड हमारा लगना चाहिए। तो मशीनरी के जो काम है ना, वो मशीनरी ही करेगी, आपको हाथ से नहीं करना, आपको मैनुअल नहीं करना है, क्योंकि उस केस में आपको फिनिशिंग का भी ध्यान रखना होता है, आपको क्वालिटी का भी ध्यान रखना होता है, जो कि मशीनरी से ही आती है, मैनुअल नहीं आ सकती। दोस्तों 8वें टिप्स की बात कर लेते हैं, वो होता है प्रोवाइड द बेटर सर्विस दैन अदर्स। यानी कि आपको बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करनी है अपने क्लाइंट्स को। अगर आपकी पहली, दूसरी, तीसरी सर्विस है ना, वो बेहतरीन से बेहतरीन प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जो भी क्लाइंट्स हैं ना, वो सर्विस आपसे पहले किसी और से ले रहे होंगे, डेफिनेटली ले रहे होंगे। तो उस केस में ये होता है कि अगर आपकी सर्विस, उसकी सर्विस की क्वालिटी अगर एक पॉइंट भी नीचे चली जाती है ना, तो वो कंपेयर करेगा पहली वाली कंपनी के साथ कि मुझे वहाँ से जो सर्विस मिल रही थी, वहाँ से जो रेट मिल रहे थे, उसकी क्वालिटी, उसके रेट में क्या डिफरेंट है और यहाँ पर क्या कंपैरिजन करेगा ना। और अगर आपकी सर्विस, आपकी क्वालिटी, आपकी प्राइस, कुछ भी मिस्टेक मिलती है ना, क्लाइंट आपका गया। तो उस केस में दोस्तों आपको जो सर्विस प्रोवाइड करनी है, जो क्वालिटी देनी है, वो डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट लगनी चाहिए। किसी भी एंगल से हो सकती है, चाहे प्राइस में, चाहे क्वालिटी में, किसी भी तरीके से आपको डिफरेंट सर्विस पे जो है प्रोवाइड करनी है दूसरे लोगों से। दोस्तों 9वें पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो होता है चेक डिफरेंट कस्टमर, क्लाइंट, शॉप्स, मार्केट। जिसके भी रिलेटेड आपका काम है ना, वो सर्च करते रहना। अगर आपके पास 1 क्लाइंट है, 2 क्लाइंट है, 3 क्लाइंट है, जितने भी हैं ना, उनके अलावा आपको डिफरेंट क्लाइंट भी सर्च करते रहना है, रेगुलर डिफरेंट क्लाइंट सर्च करना है। क्योंकि क्लाइंट कभी भी किसी का सगा नहीं होता। आज वो आपके साथ है, कल किसी और के साथ होगा। सेम जैसे हम इंडिया पाकिस्तान में पॉलिटिक्स देखते हैं ना, उसी तरह बड़े लेवल पर क्लाइंट्स के साथ भी पॉलिटिक्स होती है। कुछ कंपनीज़ दूसरे के क्लाइंट को तोड़ने के लिए उनको एक बेहतरीन ऑफ़र दे सकती हैं, और क्लाइंट हमेशा ये समझता है कि उसका किसी भी तरीके से बचत हो जाए, किसी भी तरीके से क्वालिटी कुछ बेटर मिल जाए, और किसी भी तरीके से कुछ डिफरेंट देखने को मिल जाए मार्केट में, जिससे वो ग्रो कर सके। तो क्लाइंट कभी किसी का नहीं होता, क्लाइंट किसी का ख़रीदा वो नहीं होता, वो दूसरी तरफ जा सकता है। लेकिन उस केस में आपको भी हमें अलर्ट रहना चाहिए कि हमें दूसरे क्लाइंट भी ढूंढते रहना है। 1 क्लाइंट के 2 क्लाइंट के भरोसे नहीं बैठे रहना, हमें मार्केट में घुसते रहना है, क्लाइंट को ढूंढते रहना। हमारा फोकस लगभग, यानी कंपनी एज ए कंपनी ओनर, मेरा फोकस ये होना चाहिए कि मुझे क्लाइंट कहाँ से लेकर आना, मुझे काम कहाँ से लेकर आना है। काम तो हो रहा है, क्योंकि मैंने पीछे मैन पावर हायर की हुई है, मेरी हल्की सी एक आँख उनके ऊपर है कि वो काम किस तरह करना है, क्लाइंट को कैसा चाहिए, कैसा उसको डिलीवरी करना। लेकिन मेरा ज़्यादातर फोकस ये होना चाहिए कि मेरे क्लाइंट्स कहाँ से आ रहे हैं, मेरे पास काम कहाँ से आएगा। दोस्तों 10वां और आखिरी और सबसे मज़ेदार पॉइंट होता है, वो होता है बी यूनिक। बी यूनिक मतलब किस तरह से यूनिक रहना। इस केस में हो सकता है आपको प्रोवाइड द फास्ट सर्विस, बेस्ट क्वालिटी और चीप प्राइस। ये 3 जो पॉइंट है ना, इसके अंदर पूरे बिजनेस का निचोड़ है।
अगर आप किसी को भी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को भी, सड़क छाप को भी अगर ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करा देते हो ना, वो कभी भी किसी के पास नहीं जाएगा, वो आपका ग़ुलाम बन जाएगा। अब दोस्तों हम जब थोड़ी सी गहराई से किसी चीज़ को ले लेते हैं कि सबसे पहले कोई भी सर्विस, किसी भी काम को, कुछ भी अगर हमें मिलता है ना, फास्ट सर्विस, क्विक एक्शन। बाकी लोग 6 दिन में कर रहे हैं ना, आपको 3 दिन में ही कर डालना है। कैसे करना, दिन रात काम कराना, कैसे कराना, वो सब कुछ आपको डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, आपकी मैन पावर के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट फास्ट सर्विस। उसके बाद दोस्तों बेस्ट क्वालिटी। क्वालिटी के मामले में पीछे नहीं रहना है। क्वालिटी हर किसी को पसंद होती है, किसी भी काम की क्वालिटी अगर अच्छी है ना तो उसका बूम होता है बहुत दूर तक। तीसरे केस में दोस्तों आता है चीप प्राइस। अपना मार्जिन है ना बिल्कुल डाउन कर लो, क्योंकि अगर मार्जिन स्टार्टिंग में ज़्यादा से कोशिश करोगे खाने की तो फिर क्लाइंट दूसरी बार नहीं आएगा आपका, अगर प्राइस हाई होगा तो। चीप प्राइस बिल्कुल, यानी चीप प्राइस के अंदर आपको बेस्ट क्वालिटी देनी है, वो भी फास्ट सर्विस के साथ। अगर आप इन 3 पॉइंट को अपनी लाइफ में ले लेते हो तो हर क्लाइंट आपका ग़ुलाम हो सकता है। दोस्तों बिजनेस के रिलेटेड ये जो 10 टिप्स थे, अगर आप इनको अमल करते हो, इनके ऊपर अमल करते हो, मुझे उम्मीद है, गारंटी है, मेक श्योर है कि आपको डेफिनेटली वहाँ पर सक्सेस मिल सकती है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई भी क्वेश्चंस है, आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है ना, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो कि वहाँ पर लाइसेंस लेने का कितना खर्चा है, क्योंकि सबसे पहला काम तो वहाँ पर लाइसेंस लेना है। ये मैन पावर, ये क्लाइंट विलाइंट, ये जो है ना, ये तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन लाइसेंस लेने में कितना खर्चा आता है। अगली वीडियो दोस्तों यही हो सकती है कि आपकी लाइसेंस की प्रोसेस और इसकी कॉस्टिंग क्या होती है। तो दोस्तों वो वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप पसंद करते हैं तो इसको लाइक कर लीजिए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं दरअसल जो भी में बिजनेस करना चाहते हैं या फिर बिजनेस की कैटेगरी थ्योरी को समझना चाहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।